हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी 8th क्लास की मल्हार। चैप्टर रहेगा एक टोकरी भर मिट्टी। चलिए शुरू करते हैं कि श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। श्रीमान जमींदार के महल के पास मतलब किसी अमीर आदमी के घर के पास एक गरीब अनाथ जिसका कोई नहीं, वृद्धा मतलब बूढ़ी, झोपड़ी मतलब झोपड़ी थी। जमींदार का घर था, उसके पास ही एक झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी रहती थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। अब जमींदार के पास महल तो था ही, लेकिन वो क्या चाहता था कि उसका जो आगे का हिस्सा है वो बूढ़ी की झोपड़ी तक बढ़ जाए। ठीक है, आदमी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। उसके पास महल था, फिर भी वो चाहता था कि जो गरीब बेचारी अनाथ बुढ़िया है उसके आगे तक उसका अहाता बढ़ जाए। वृद्धा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। अब क्या है कि जमींदार ने बुढ़िया को समझाया कि तू अपनी झोपड़ी यहाँ से हटा ले। बहुतेरा मतलब कई बार कि हटा ले, लेकिन बुढ़िया क्या थी, कई जमाने से मतलब बहुत समय से वहीं रह रही थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। अब क्या कहा जा रहा है कि उसका जो पति था और उसका इकलौता मतलब एक ही पुत्र था, वो उसी झोपड़ी में मर गया था। तेहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। पतेहू मतलब बेटे की बहू, वो भी 5 साल की उसकी पोती को छोड़कर मर गई थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। कहा गया है कि उसकी बहू भी मर गई थी और एक 5 साल की उसकी पोती थी जिसको वो छोड़कर चली गई थी। अब इस जो बूढ़ी अवस्था में सिर्फ पोती ही उसका एकमात्र सहारा थी, और जब भी उसे अपने पूर्व स्थिति मतलब पहले की स्थिति की याद आती तो वो बेचारी दुख के मारे फुट फुट कर रोने लग जाती। और जब से उसे अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। अब जैसे ही उसने कहा जमींदार ने कि भैया ये झोपड़ी खाली करो, मुझे अपना अहाता बढ़ाना है, तो जैसे ही उसकी इच्छा का वृद्ध महिला को पता चला तो क्या होगी, वह मृत प्राय मतलब मरने जैसी होगी कि उसका सारा संसार तो उसे जमाने से यहाँ रह रही है, पति भी वहीं मर गया, इकलौता पुत्र भी मर गया, पुत्र वधु भी मर गई, इतने टाइम से वो यहाँ रह रही है। अब वो इस झोपड़ी को कैसे छोड़े, क्योंकि झोपड़ी से उसको लगाव हो जाता है। हर प्राणी जहाँ रहता है वहां से उसको लगाव रहता है और उसको छोड़ने में उसको तकलीफ होती है। ऐसी ही तकलीफ बुढ़िया माँ को हो रही थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। अब कह रहे हैं कि उसका मन उसमें इतना लगा हुआ था कि वो चाहती थी वो यहीं से मरे, इसी झोपड़ी से मरे। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। अब उसको जमींदार ने बुढ़िया को बहुत समझाया कि माता जी ये झोपड़ी खाली कर दो, लेकिन जब बूढ़ी अम्मा ने झोपड़ी खाली नहीं की तो उसे अपनी जमींदारी चाल चली। मतलब क्या किया, वकीलों के सारे उस झोपड़ी को खाली कराने की कोशिश की। खाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। जमींदारी चाल चली और वकीलों को पैसे दिए और उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, अब झोपड़ी किसके पास चलेगी? जमींदार के पास। वृद्धा को वहां से निकाल दिया गया और बूढ़ी को वहां से निकाल दिया गया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। अब झोपड़ी सब क्या किया, जमींदार ने झोपड़ी खाली करवा ली और बेचारी बुढ़िया आस पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। अब क्या हुआ, एक दिन बुढ़िया जब जमींदार झोपड़ी के आसपास काम करवा रहे थे अपने नौकरों से,
तो बुढ़िया झोपड़ी के पास आई, उसके हाथ में एक टोकरी थी। जैसे ही जमींदार ने उसको देखा, नौकरों से कहा, इसको हटा दो, यहाँ से भगा दो। वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं इसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। अब बेचारी गिड़गिड़ाकर क्या कहने लगी कि झोपड़ी तो आपने ले ली, झोपड़ी मेरी नहीं है, मैं झोपड़ी लेने नहीं आई हूँ, लेकिन आपसे एक विनती है, मतलब एक दरखास्त है। क्या दरखास्त कर रही है? जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। अब क्या कहा जा रहा है कि बुढ़िया ने क्या कहा कि जमींदार साहब, आपसे एक विनती है, झोपड़ी तो मेरी छूटी गई है, और झोपड़ी छूटने की वजह से क्या हो गया कि मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन क्या कह रही है उसकी पोती कि मैं घर पर ही जाकर रोटी खाऊंगी। तो कह रही है, मैंने ये सोचा कि एक टोकरी में मिट्टी भरकर यहाँ के चूल्हे, यहाँ से ले जाऊं और घर पर चूल्हा बनाकर उस पर रोटी पकाऊं, तो शायद मेरी पोती खाना खाना शुरू कर दे। अब जो जमींदार साहब है, उन्होंने भी आज्ञा दे दी कि चलो एक टोकरी मिट्टी भरकर ले जाओ। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली। अब जैसे ही बुढ़िया अंदर गई, उसको अपने सारे पुराने दिन याद आने लग गए। स्मरण मतलब याद आने लग गए, और जब पुरानी बातें याद आती हैं तो क्या हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंतरिक दुख, किसी तरह उसने अपने अंदर के दुख को संभाला और एक टोकरी मिट्टी भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। ठीक है। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। अब रिक्वेस्ट की जमींदार से कि आप हाथ लगाकर जरा मेरी मदद कर दें और सर पर ये मिट्टी की टोकरी धर दें। जमींदार पहले तो बहुत नाराज हुआ, गुस्सा आया कि देखो, एक बूढ़ी गरीब औरत उसको काम करने के लिए कह रही है। लेकिन जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैर पर गिरने लगी, तो उसके उनके भी मन में कुछ दया आ गई। अब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी कि कृपा करके मेरे सर पे रख दो, मेरे से इतनी भारी टोकरी नहीं उठ रही है। तो जमींदार को भी दया आ गई। ठीक है। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि वह काम उनकी शक्ति से बाहर है। अब जमींदार जैसे ही उठाने लगा टोकरी को, मिट्टी भरी हुई, वो उठ ही नहीं रही थी उससे, उसकी शक्ति के बाहर था, मतलब वो उस टोकरी को उठा ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, फिर और जोर लगाया ताकि टोकरी, मिट्टी की टोकरी उठ जाए। पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, वह वहां से एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। वे लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, ये टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। अब क्या हुआ, जमींदार साहब टोकरी को उठाने लगे, लेकिन उसे उठी ही नहीं। पूरी शक्ति लगाई, फिर भी वो थोड़ा सा भी ऊंचा उस टोकरी को नहीं उठा पाए। फिर लज्जित मतलब शर्मिंदा होकर उन्होंने क्या कहा कि ये टोकरी हमसे नहीं उठेगी। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज, नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। अब बूढ़ी अम्मा जो कहना चाहती थी, अब उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि महाराज, ये एक टोकरी मिट्टी है, यही आपसे नहीं उठाई जा रही। मेरी झोपड़ी के अंदर तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, तो उसका आप जन्म भर भार कैसे उठाएंगे? अर्थात जो आपने मुझे तकलीफ दी है, दुख दिया है, इस झोपड़ी से निकाल कर, उसकी पीड़ा को आप कैसे सहन कर पाएंगे? का घमंड से जो गर्वित हो रखे थे जमींदार साहब कि मेरे पास बहुत धन है, उसमें वो अपना कर्तव्य भूल गए थे, और कर्तव्य भूलने की वजह से उन्होंने बूढ़ी अम्मा को झोपड़ी से निकाला था। पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। जैसे बुढ़िया ने शब्द कहे कि साहब,
ये तो आप एक टोकरी मेरी मिट्टी की नहीं उठा पा रहे, मेरी झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार कैसे उठाएंगे। उनकी आंखें खुल गई। उनकी आंखें खुलना मतलब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। कृतक्रम, जो गलत काम किया था उन्होंने, क्या गलत काम किया था, बूढ़ी अम्मा को झोपड़ी से निकाल कर। और उन्होंने कृतक्रम मतलब बुरे काम का, बुरा काम उन्होंने क्या किया था, बूढ़ी अम्मा को झोपड़ी से बाहर निकालना। तो उन्होंने जो बूढ़ी अम्मा को झोपड़ी से बाहर निकालने का गलत काम किया था, उस पर जमींदार को पछतावा हुआ और उन्होंने बूढ़ी अम्मा से माफी मांगी और जो झोपड़ी उन्होंने वकीलों की मदद से ली थी वो उन्हें वापस कर दी। ये लेखक हैं माधवराव स्प्रे। चलिए अब लेखक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। लेखक से परिचय करते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, इसके लेखक हैं माधवराव स्प्रे। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी का भी उल्लेख आता है। इसके लेखक माधवराव स्प्रे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से हिंदी में आए थे। इनकी मातृभाषा मराठी थी। इनका जन्म दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। क्या माना जाता है कि ये हिंदी भाषा में बाल गंगाधर तिलक के कहने पर आए थे। इनकी मातृभाषा क्या थी, मराठी थी। इनका जन्म दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था और इन्होंने लोकमान्य तिलक का जो चर्चित ग्रंथ था गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद माधवराव स्प्रे ने ही किया था। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट इनकी प्रमुख कृतियां मानी जाती हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जैसी कहानियां केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उठते हुए उन प्रश्नों को उठाती हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर अटके हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा ग्रामर आपको करा देती हूँ। ग्रामर पोर्शन पे चलते हैं। चलिए ग्रामर करते हैं पाठ से। आइए अब हम इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करें। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। पहला है मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए और कुछ प्रश्नों में एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। चलिए करना शुरू करते हैं। पहला, झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी। झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी। झोपड़ी रास्ते में बाधा थी। वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। वृद्धा से उसके कोई पुराना झगड़ा था। इसका आंसर होगा वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। कौन, जमींदार। वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी, क्रोध और झगड़ा करके, अदालत से अनुमति लेकर, विनती और नम्रता से और चुपचाप उठकर ले गई। नहीं, चुपचाप उठाकर नहीं ले गई, विनती और नम्रता से की। ठीक है। अगला है वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है। दया, लगाव, गुस्सा, डर। लगाव, क्योंकि उसको उस झोपड़ी से लगाव था। कहानी का अंत कैसा है, दुखद, सुखद, प्रेरणादायक और सकारात्मक। इसमें प्रेरणादायक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। मैंने रखा है प्रेरणादायक। ठीक है। आप सकारात्मक भी लिख सकते हो कि पॉजिटिव इसका अंत था। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और आपने ये उत्तर ही क्यों चुना, इसके बारे में बताइए। चलो हम फिर से ले लेते हैं इसको कि मैंने ये उत्तर क्यों चुना। जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी, क्योंकि वो अपने, मैंने चुना है, वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। कहानी में भी लिखा है कि वो अपने अहाते को और आगे बढ़ाना चाहता था और उसके घर के आगे वो झोपड़ी आ रही थी, इसलिए वो झोपड़ी रास्ते में बाधा बन रही थी और उसको हटाकर अपना अहाता आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसको झोपड़ी हटाने की आवश्यकता पड़ी। वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी, कैसे मांगी, मैंने लिखा विनती और नम्रता से। वो उसके पास जो गई, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई कि मुझे झोपड़ी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक टोकरी भर मिट्टी चाहिए ताकि इससे मैं अपना चूल्हा बना सकूं और इसमें अपनी बेटी के लिए, अपनी पोती के लिए रोटियां बना सकूं। तो उसने क्या किया, विनती की, नम्रता पूर्वक पूछा, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, इसलिए मैंने ये ऑप्शन चुना। अगला, वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है, मैंने लिखा है लगाव, क्योंकि वृद्धा की पोती बार बार कह रही थी कि उसे झोपड़ी में जाकर ही खाना खाना है। उसे खाना पीना छोड़ दिया था कि जहां वो रह रही थी
तो बुढ़िया की पोती कह रही थी ये हमारा घर नहीं है, मुझे अपने ही घर लेके जाओ, मैं वहीं खाना खाऊंगी। तो बुढ़िया की पोती का उस झोपड़ी से क्या था, लगाव। कहानी का अंत कैसा था, प्रेरणादायक। प्रेरणादायक क्यों था, जब झोपड़ी से वृद्धा मिट्टी लेने गई और वो मिट्टी का टोकरा जमींदार से नहीं उठा, तो उसे अपने खराब कर्म का, जो उसे गलत काम किया था बुढ़िया को झोपड़ी से हटाने का, उसका क्या हुआ, दुख हुआ, पश्चाताप हुआ, और उसने झोपड़ी दोबारा बुढ़िया को दे दी। तो इसको सकारात्मक भी कह सकते हैं और प्रेरणादायक भी कह सकते हैं। इन दोनों में से कोई उत्तर आप चुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, मिलान करें। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो निष्कर्ष दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्षों से मिलाइए। चलिए, पहला है, अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। मैंने किया है, वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी। दूसरा है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। पहला ऑप्शन है, जमींदारों ने वकीलों से सलाह लेकर झोपड़ी पर न्यायपूर्ण कब्जा किया। जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दावपेच से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला है, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और उस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। पहला इसका ऑप्शन है, वृद्धा ने जमींदार को कमजोर साबित करने के लिए टोकरी उठाने को कहा। दूसरा है, वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को उसके अन्याय का अनुभव कराया। दूसरा, इसमें आप लगाएंगे निशान, दूसरा इसका सही आंसर है। जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। पहला है, धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता और करुणा से दूर कर दिया था। संपत्ति के घमंड को भूलकर जमींदार अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे थे। पहला वाला सही है। धन और अहंकार ने जमींदार को मानवता और करुणा से दूर कर दिया था। फिफ्थ है, कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगा। ऑप्शन 2 है, वृद्धा ने अपने व्यवहार पर पछताकर जमींदार से क्षमा मांगी। और दूसरा है, अपने द्वारा किए गए अन्याय पर पछताकर जमींदार ने क्षमा मांगी। दूसरा ऑप्शन सही है, अपने द्वारा किए गए अन्याय पर पछताकर जमींदार ने क्षमा मांगी। सिक्स्थ है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, वृद्धा ने जमींदार की उम्र और शक्ति पर व्यंग करते हुए यह बात कही। जी नहीं, फर्स्ट आएगा, वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। सेवेंथ है, कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सर पर धर लूं। वृद्धा ने चतुराई से जमींदार को शर्मिंदा करने की योजना बनाई। वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। झोपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई। और दूसरा ऑप्शन है, झोपड़ी में जाकर वृद्धा डर गई और जमींदार उसे फिर से बाहर निकाल देगा और रोने लगी। पहला ऑप्शन सही है, झोपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई। चलिए, अब नीचे दिए गए वाक्यों में इन शब्दों का उपयुक्त प्रयोग कीजिए। पहला है, वृद्धा ने कहा कि वह झोपड़ी को लेने नहीं आई है। वह अपनी पोती की चिंता में दुखी हो गई थी। वृद्धा ने प्रार्थना की, टोकरी को जरा हाथ लगाइए। पोती हमेशा कहती थी कि वह अपने घर में ही खाना खाएगी। झोपड़ी की मिट्टी से वृद्धा चूल्हा बनाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि मिट्टी का चूल्हा देकर पोती खाना खाने लगेगी। अगला है, वृद्धा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने यह सोचा कि झोपड़ी से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। वृद्धा के मन की पीड़ा उसकी बातों में झलक रही थी। जमींदार इतने लज्जित हुए कि टोकरी उठाने की बात मान ली। उस झोपड़ी की हर दीवार वृद्धा की यादों से भरी थी। ठीक, करते हैं हम काल। काल आपको मालूम है 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल मतलब जो हो चुका, वर्तमान जिसमें हम हैं, और भविष्य जो होगा।
नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। क्या पकाऊंगी, क्या हो गया भविष्य, क्या हो गया भविष्य काल। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाई, पकाई मतलब पास्ट बन गई, क्या हो जाएगा भूतकाल। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पका रही हूं मतलब वर्तमान काल। पकाऊंगी हो गया भविष्य काल, पकाई भूतकाल, और पका रही हूं मतलब वर्तमान काल। यहाँ रेखांकित शब्दों से यह पता चल रहा है कि कार्य होने का समय या काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य कब हुआ, हो रहा है या होने वाला है, उसे काल कहते हैं। अब मैंने बताया काल 3 टाइप के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। भूतकाल ये बताता है कि कार्य पहले हो चुका है, मतलब जो काम हम कर चुके हैं वो भूतकाल कहलाएगा। वर्तमान ये बताता है कि कार्य अभी हो रहा है और सामान्य रूप से होता रहेगा। जो कार्य हम अभी कर रहे हैं उसको कहेंगे वर्तमान काल, या वर्तमान काल में जो कार्य चल रहा है उसको वर्तमान काल कहेंगे। भविष्य काल ये बताता है कि कार्य आने वाले समय या भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है, हम उसको करेंगे, उसको क्या कहेंगे भविष्य काल। ऊपर दिए गए रेखांकित शब्दों में क्या अंतर है और क्यों, आपस में चर्चा करके बताइए। उसके मन में कुछ दया आ गई, ठीक है, इसमें देखो बिंदी नहीं लगी है, गई मतलब दया आई। उनकी आंखें आंखें खुल गई, इसमें बिंदी लगी हुई है, ठीक है। अब आगे हम इनको करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक अनुस्वर भर के अंतर से उसके अर्थ में अंतर आ जाता है, ठीक है। जहां बिंदी लगी है उसको क्या कहते हैं, बिंदी को अनुस्वर। गई सिंपल है, ठीक है, और इसमें बिंदी लगी हुई है गई में, तो ये बन गया अनुस्वर, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरिए। वृद्धा झोपड़ी के अंदर, इसमें आएगा गई, क्या आएगा, सिंपल गई। वृद्धा गिड़गिड़ाकर बोली, सिंपल बोली। पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है, उसकी आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी थी। उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई आई, ठीक है, इसमें सिंपल थी लगेगा। झोपड़ी में बसी पुरानी यादें वृद्धा को रुला गई, ई की मात्रा अनुस्वर वाला आ जाएगा। पाठक देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी टोकरी ने बड़े बदलाव ला दिए हैं लगेगा, ठीक। चलिए आगे करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। शब्दकोश का उपयोग, ठीक है, शब्दकोश दिए हुए हैं, उसका उपयोग बताना है। आप जानते हैं कि हम शब्दकोश का प्रयोग करके शब्दों के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे कुछ शब्दों के अनेक अर्थ शब्दकोश से चुनकर दिए गए हैं। इन शब्दों के जो अर्थ इस कहानी के अनुसार सबसे उपयुक्त है उन पर घेरा बनाइए। मैंने टिक बना दिया है। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। श्रीमान का मतलब पुरुषों के नाम है। कैसे कि पूर्व आदर सूचनार्थ लगाए जाने वाले शब्द, ठीक है। श्रीमान शब्द का हम इसलिए प्रयोग करते हैं। पोतेहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। कन्या मतलब लड़की, कन्या मतलब लड़की, बच्ची, इसका लड़की होगा, अविवाहित नहीं होगा, ये मैंने गलत कर दिया, क्या होगा लड़की। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। महल का मतलब क्या होता है, राजा या रईस आदि के रहने का बहुत बड़ा और बढ़िया मकान, ठीक। वह तो कई जमाने से वहां बसी थी। जमाने मतलब बहुत अधिक समय, क्या हो जाएगा बहुत अधिक समय। यहाँ उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। आधार का मतलब होता है सहारा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं की पहचान, ठीक। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं ये टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। इसका मैंने किया है ई।
बोध या आत्मज्ञान। ठीक। वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उसकी आंखें खुल गई। इसका होगा जय। जे जे मतलब लज्जा और पछतावा। उनके मन में कुछ दया आ गई। इसका होगा एच। एच का मतलब करुणा और दया। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। इसका मैंने किया है एफ। आस्था थी उसकी कि अगर मैं मिट्टी यहां से ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी और खाना बनाऊंगी तो मेरी पोती खाना खा लेगी, ऐसा उसका विश्वास या आस्था थी। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। इसका मैंने किया है सी। सी है विनम्र और विनय। उसने जमींदार से विनय किया, निवेदन किया। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। आधार का मतलब इसका होगा ए। ममता और स्नेह बता रहा है ये। ठीक है। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। इसका है डी। अहंकार और घमंड। उस झोपड़ी में उसका मन ऐसा कुछ लगा था कि बिना मरे वह वहां से निकलना ही नहीं चाहती थी। इसका जी है जुड़ाव। झोपड़ी से उसको क्या था? जुड़ाव था। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आई तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। इसका था दुख और पीड़ा भी, क्योंकि उसे जैसे वो झोपड़ी में मिट्टी लेने घुसी पूर्व स्थिति मतलब पहले की स्थिति की याद आई कि वो यहाँ रहती थी। क्या आएगा? बी। बी का मतलब दुख और पीड़ा। वो जैसे झोपड़ी में मिट्टी लेने गई उसे अपने पुराने समय की याद आ गई और दुख के कारण वो रोने लगी। 10th है बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। इसका मैंने किया है आई। आई क्या है? क्रूरता और अन्याय। चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका पूरा होता है। मैंने चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और व्याकरण पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर थे, प्रश्न उत्तर थे, उनको भी एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।